नमस्कार। आकाशवाणी रांची के समाचार प्रभाग की ओर से मैं पूनम करकेट्टा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की चर्चा होगी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे पर, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे स्टूडियो में दो विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अपर्णा, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, और वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा। अपर्णा जी, अनुज जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसे कि मैंने कहा, आज की जो हमारी परिचर्चा है वो संसदीय प्रतिनिधिमंडल के विदेश दौरे पर है, और ये जो प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, आतंकवाद जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इस पर भारत के रुख को विदेशों में एक प्रोजेक्शन देने के लिए। और ये जो प्रतिनिधिमंडल है, इसकी अच्छी बात है कि इसमें पक्ष के दल और विपक्ष के दल के भी डेलीगेशन के जो नेतृत्व करने वाले हैं, विपक्षी दल के भी सदस्य हैं। तो इस पर अनुज जी मैं आपसे पूछूंगी, पहले भी इसकी हिस्ट्री रही है क्या? लोग जानना चाहते हैं। जी, सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और इसका मैसेज भी बहुत क्लियर है। पाकिस्तान एक आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला आतंकी देश है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारत ने विभिन्न मंचों पर इस बात को साबित भी किया है। इस बार पहलगाम में आप देखें, निर्दोष बेचारे जो टूरिस्ट थे उन पर हमला करके, और इस पर पूरा सपोर्ट पाकिस्तान का रहा। जितने लोग आतंकी थे उनका श्रेय कौन दे रहा है? पाकिस्तान। तो भारत के पास फिर एक था कि इस बार क्या चुप लगा दे? भारत ने कड़ा स्टैंड लिया कि बहुत हो गया। हालांकि इसके पहले भी इतिहास रहा है कि भारत चुप नहीं रहा है, हमेशा रहा, लेकिन इस बार बहुत ही कड़ा डिसीजन भारत सरकार ने लिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें पूरा देश एक मत रहा, एक रहा है। कार्रवाई हुई और टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हम दूसरे का भी सम्मान करते हैं, भारत का यह मैसेज रहा है। लेकिन अगर आप लिमिट पार करोगे, सीमा को लांघोगे, हमारे देश को बार बार हमारे ऊपर हमला करोगे, हमारे लोगों पर है, तो अब यह बर्दाश्त नहीं हो सकता है। सिर्फ कागज पर बैठ के मीटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो भारत ने यह तय किया, भारत के लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी, सारे लोगों ने तो जब यह घटना के बाद यह बहुत आवश्यक था कि पूरे देश को बताया जाए कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में भारत ने यह कार्रवाई की। भारत ने जो कार्रवाई की वो पाकिस्तान पर हमला नहीं कहेंगे आप उसको। भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकियों का अड्डा है उस पर हमला किया। और पूरी दुनिया आज इसमें खड़ी है भारत के साथ कि हम आतंकवादी को निशाना बना रहे हैं। आतंकवादी के जो अड्डे होते हैं, जहां प्रशिक्षण केंद्र है, उसको बनाते हैं, वहां के नागरिकों को नहीं। लेकिन उसने क्या किया? उसने भारत के नागरिक ठिकानों पर हमला किया, भारत के सैनिक ठिकानों को भी शुरू कर दिया, तब किया। अब ये भारत के जो अब आए कि डेलीगेशन के बारे में, तो भारत ने तय किया कि हम पूरी दुनिया को बताने का प्रयास करेंगे, जाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने ये काम, गंदा काम किया है और सच क्या है, पाकिस्तान को एक्सपोज करने का है। पाकिस्तान पहले से ही अलग थलग है, लेकिन कुछ दुनिया की नीति रही है, कुछ देश उसको सपोर्ट करते रहते हैं, जिसमें इस बार भी देखे एक दो है। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है, दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान कैसा है, और इसका खामियाजा खुद पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। खासियत क्या है इसमें कि इस डेलीगेशन में सरकार बीजेपी की है, जदयू के सपोर्ट से भी चल रही है सरकार है, शिवसेना का भी सपोर्ट रहा है, एक गुट का है। तो भारत ने यह प्रयास किया कि 7 डेलीगेशन जो दुनिया के विभिन्न देशों में जाएंगे, 33 कंट्री में, उसमें विपक्ष के लोग उसको लीड करेंगे। इसमें 2-3 व्यक्तियों का बहुत बड़ा रोल है। आप ओवैसी, हम नाम लेना चाहेंगे हैं उनका इस बार उनके बारे में एक अलग जो भी छवि बनती थी आक्रमण का, लेकिन इस बार उनका जो स्टैंड रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसने बताया कि भारत क्या है ना, जाति और धर्म से ऊपर उठा हुआ ये भारत है। तो वो जब जाएंगे तो मुस्लिम कंट्री जब जाएंगे वहां पे है, तो उनकी जो आवाज होती है उसका एक अलग असर दिखता है। ठीक है, इस बार आपने देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, इन सबों का बयान कितना जबरदस्त बयान रहा। तो ये मैसेज गया पूरे तौर पर है। साउथ में भाजपा उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन डीएमके को शामिल किया, लीड कर रही हो टीम में नहीं है, खाली टीम को लीड कर रही हैं। तो ये है। फिर आप देखेंगे कि शशि थरूर वो सबसे बड़ा है, जो एक समय यूनाइटेड नेशन में महासचिव पद के दावेदार थे। तो वो व्यक्ति जो जाते तो अपनी बात को कितनी मजबूती से रख रहे हैं। तो भारत बहुत
क्लियर मैसेज दुनिया को दे रहा है कि आतंकवाद के इश्यूज पर हम लोग कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, दुनिया के हर देश को बताएंगे, और ये जो लोग भी एक आध कंट्री बचे हुए हैं उसके सपोर्ट में हैं वो भी दूर हट जाएं। भारत पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए इस कदम की सराहना हो रही है। इसका लंबा और गहरा असर पड़ने वाला है। जी, और जहां तक भारतीय राजनीति की बात आती है, और जब भी विदेश नीति की बात आए या फिर एंटी टेररिज्म एक्शन को सपोर्ट करने की बात आए, तो भारतीय राजनीति में जो एकता दिखती है, उस पर आपने पूछा भी था कि उसका क्या इतिहास रहा है। ये पहले से रहा है। देखिए, इंटरनली आप मतभेद हो सकते हैं इश्यूज पर, क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, सब कुछ रहा है, हर तरह के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने ओपिनियन होते हैं। लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो भारत एक सुर में बोलता है, और ये अतीत रहा है। आप उठाकर देखिए 1971 के वार में, 71 के समय में अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें भाजपा नहीं बनी थी, जनसंघ हुआ करता था है। उस समय इंदिरा गांधी को खुलकर सपोर्ट दिया गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री को वाजपेयी ने दिया था, और कई देशों का दौरा भी किया गया था। जहां तक मुझे जानकारी है, मैडम और क्लियर करेंगे इनको, है कि उस समय जयप्रकाश नारायण भी, जब तब सोवियत संघ हुआ करता था, जयप्रकाश नारायण भी सोवियत संघ का दौरा कर चुके थे, क्योंकि उनके बहुत करीबी संबंध थे। तो वर्ल्ड ओपिनियन को, विश्व के जो शीर्ष नेता है, जो पावरफुल कंट्री है, उनको अपने साथ लाने के लिए, बताने के लिए दौरा किया गया था, और यह अवसर दिया गया था। फिर 94 की बात है, 1994 में जिस समय सरकार थी नरसिम्हा राव की, उन्होंने जब ईवन में मामला था, कश्मीर का मामला था, तब भी उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था बात करने के लिए। तो ये रहा, इतिहास रहा है कि दल से ऊपर है, ये दल की बात ही नहीं होती है, दल के कुछ और बोलते हैं। भारत एक है, भारत की एक आवाज एक है, और फॉरेन पॉलिसी ये घंटे घंटे चेंज नहीं होने वाली है। हमारी नीति ये है, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फॉरेन पॉलिसी तय करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये मैसेज है जी, और ये बहुत बढ़िया मैसेज है। और अब मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर अपर्णा से, आप मैम फॉरेन रिलेशंस पे आप नजर रखती हैं, तो ये जो कंट्रीज चुने गए जहां भारत के जो डेलीगेट्स हैं जाकर अपनी बात रखें, इन कंट्रीज को चुनने के पीछे जो एक दृष्टिकोण रहा है, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। भारत ने लगभग 7 डेलीगेट्स की टीम बनाया है, जिसमें से 5, जैसा कि अजय सर ने बताया, अभी 5 जो है वो अपोजिशन पार्टी के लोग जो हैं वो, और हमारे जो सहयोगी दल या फिर जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो लोग लीड कर रहे हैं, और 2 ऐसे कमिटीज़ हैं जिनको बीजेपी की सरकार के लोग जो हैं वो, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लीड कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने जिन राष्ट्रों को चुना, मेजॉरली आप देखेंगे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और स्पेशली वो राष्ट्र हैं जो कहीं ना कहीं से हमारे साथ सहयोगी या फिर हमारे साथ अच्छा बर्ताव, रिलेशंस रखा है उन्होंने, उनके साथ उनके यहाँ डेलीगेशन भेजने की कोशिश की गई है। और इसका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, उसका उद्देश्य है पाकिस्तान को एक्सपोज करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने में, क्योंकि जो हम विदेश नीति को, किसी भी विदेश नीति को पढ़ाते हैं, सिर्फ भारत की विदेश नीति नहीं, किसी भी विदेश नीति को पढ़ाते हैं, तो हम इंटरनेशनल मिलियो के बारे में पढ़ाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने के लिए, विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को सेप अप करने का, एक नैरेटिव तय करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ऐसा नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है। आपने अभी तुरंत देखा कि अभी CNN के डिफरेंट इंटरव्यूज चल रहे थे, और डिफरेंट फोरम्स पे अगर आप देखें तो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया, ओपन एयर सबके सामने एक्सेप्ट किया पाकिस्तान के, कि हम 3 दशक से, लगभग 30 सालों से वी आर इनटू दिस डर्टी जॉब, राइट। और हम ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं? तो हम US की हेल्प से कर रहे हैं, हम UK की हेल्प से कर रहे हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प से और उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। तो उसामा बिन लादेन को आप देखिए कहाँ पाया गया, अफगानिस्तान को उसामा बिन लादेन के लिए ध्वस्त किया गया, लेकिन उसामा बिन लादेन पाया कहाँ गया? पाकिस्तान में पाया गया। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड। आप देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में रहने वाला पाकिस्तान काफी लंबे समय तक रहा, तो उसको एक्सपोज करने की जरूरत बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड, पहले से ही एक्सपोज्ड है। लेकिन अब जरूरत यह है कि भारत को समर्थन इसलिए चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी
अपनी विदेश नीति के लिए के तहत आप देख पाए कि IMF से उसने लोन ले लिया। USA के जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, वो स्टेटमेंट जारी करते हुए बोल रहे हैं दोनों बोथ ग्रेट नेशंस, राइट। तो उन्होंने जो विक्टिम है उसको भी और जो अक्यूज्ड है उसको भी, उन दोनों को एक ही तराजू पे रख करके स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बोथ ग्रेट नेशंस। उन दोनों ने डिसाइड किया कि सीज फायर के लिए जाना है। तो ये हास्यास्पद है। भारत इस स्थिति को चेंज करना चाहता है, भारत इस स्थिति में बदलाव चाहता है, और किसी भी तरीके से भारत के विदेश नीति के निर्माता इस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही तराजू में रख करके तौला जाए। क्योंकि अगर आप हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के स्टेटमेंट को सुने तो फॉर्मली उन्होंने इस चीज़ को बार बार डिफरेंट फोरम से कहा है कि हम किसी भी कीमत पर आतंकवाद के साथ साथ विदेश नीति, शांति और आतंकवाद दोनों के टॉक्स, दोनों के डायलॉग साथ साथ नहीं हो सकते हैं। आपके प्रधानमंत्री ने भी इस बात को बार बार कहा है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता है। इसीलिए जो पहला डिसीजन हमने लिया पहलगाम हमले के बाद, वो था 1960 के जो हमारा सिंधु वाटर ट्रीटी था, उसको हमने अबॉर्ट किया, उसको हमने खारिज करने का कोशिश करा। तो भारत सिंपली ये मैसेज देना चाहता है इस डेलीगेशन के थ्रू आउट द वर्ल्ड, एक इन्वायरमेंट बनाना चाहता है, एक नैरेटिव तय करना चाहता है कि हम दोनों एक नहीं हैं, हम दोनों इक्वल टू नहीं हैं। एक विक्टिम है, एक सताया हुआ कंट्री है, और एक है जो सता रहा है, लगातार सता रहा है। सो वी वांट टू चेंज दिस नैरेटिव। इस वजह से ये डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है भारत के जो विदेश मंत्री हैं और भारत के जो विदेश मंत्रालय है वो बधाई का पात्र है इस डेलीगेशन के। जी। जब हम डेलीगेशन की बात करते हैं अनुज जी, तो जब भारत सरकार की ओर से आतंकवाद के खिलाफ प्रवक्ता के रूप में जो डेलीगेशन बनाया जा रहा था, तो इसमें सांसदों और सेवानिवृत्त राजनयिकों को शामिल करना बहुत आवश्यक था, और ये आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, वो तो आवश्यक इसलिए पड़ता है ना कि जो MP होते हैं जी, जो MP चुन कर गए हैं, तो उनको जो जितनी गहराई से जानकारी है उससे कई गुना जानकारी उन राजनीतिकों को होती है जो उस कंट्री में कभी काम किए रहते हैं, वहां पर रहते हैं, तो उनको बहुत डीपली नॉलेज होता है। फॉरेन पॉलिसी बहुत आसान काम नहीं होता है। आपको कहां पर क्या बोलना है, एक एक शब्द का अहमियत होता है, कहीं पर एक गलत निकल जाए। इसीलिए जो प्रवक्ता होते हैं, आप देखेंगे कि जब घोषणा होती है तो रिटेन स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक शब्द बाएं दाएं का मतलब होता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर रही है, वो देखना पड़ता है। इसलिए जो अनुभवी लोग होते हैं उनसे राय ली जाती है, उनको टीम में शामिल किया जाता है, उनको आगे रखा जाता है। तो मूल कारण ये होता है। और विभिन्न दलों के लोगों को वो ये रखा जाता है कि अब जैसे हमने कहा कि DMK के हैं, शिवसेना के हैं, जदयू के हैं, ताकि बाहर जाए कि ये जो दल जा रहा है ये भारतीय पार्लियामेंट का दल है, न कि किसी एक खास दल का। जी। पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर दल को, लगभग हर दल को कर रहा है। तो ये मैसेज बाहर जाता है, और जब वो लोग लौट कर आएंगे, आप देखेंगे हैं तो एक तो मैसेज गया है। जब कभी इस मुद्दे पे पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो वो अपने दल की ओर से जब पक्ष भी रखेंगे, अपनी बात जब कहेंगे हैं, तो कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान जो उनका अनुभव रहेगा वो भी बताएंगे हैं। तो हर तरीके से एक मैसेज जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग भारत का, एक मत भारत का। ये बड़ा कारण है इस दल को भेजने का। जी। कुछ आलोचक ये कहते हैं कि इस घटना के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की, इसके बाद इस तरीके से डेलीगेशन भेजने के बजाय कूटनीतिक संवाद तक सीमित रह के भी काम चल सकता था। क्या ये सही है आलोचना? नहीं, देखिए वो तो चलता ही रहता है, लेकिन आप देखिए कि किस कंट्री के साथ आपका झगड़ा है जी, कौन है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, इसको और आप कड़े शब्दों में कह सकते हैं कि क्या करेगा, दिमाग तो है नहीं, आर्थिक स्थिति खराब है पूरा, आप देख रहे हैं। तो एक समतुल्य कोई व्यक्ति होता है, उससे आपकी लड़ाई हो रही है, तो वो एक दायरे को मेंटेन करता है। इसके पास वैल्यूज नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेगा है। तो इसीलिए इनके साथ कूटनीतिक जो है वो चलता रहे, उससे आगे जाकर आपको फील्ड में बताना पड़ेगा। इसलिए हो गया है कि मैम ने कहा कि आपने इस हाल में भी आपने लोन ले लिया, आपको लोन कोई दे रहा है, तो वो उसी समय जिस समय वार की स्थिति हो रही है उस समय लोन मिल रहा है। इसका मैसेज क्या है? उसके पीछे बहुत कारण होते हैं, ऐसा नहीं मिला है। हाँ, तो डेलीगेशन भेजना बहुत अनिवार्य था, इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जी। आगे भी आप देखें कि इतना होने के बाद भी इवन की मीटिंग में कहीं भी जो जनरल असेंबली की जो उनका बैठक होगी, उसमें भी देखिएगा कि ये मुद्दा उठते रहेगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रयास करते रहता है उठाने का। तो इसमें एक चीज और बड़ा इशू था है कि OIC
वाईसी एक बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम देशों का है, तो वहां पर ओपनर होना होता है, उसके अपने हित होते हैं, कई कारणों से होते हैं। तो भारत ने उनमें से कई देश उसके ऐसे होते हैं जो भारत के बहुत करीब हैं, और करीब कोई लोभ से नहीं हो रहे हैं। अधिकांश देश उसमें भी कई देश ऐसे हैं जो खुद इन आतंकवादी घटनाओं से पीड़ित रहे हैं। पेरिस में ना जो घटना घटी थी, फ्रांस में भी है। फ्रांस आज जो भी काले हुए है, तो फ्रांस तो खुद विक्टिम रहा है, अमेरिका खुद रहा है। तो उनको तो और देखना चाहिए ना कि एक ऐसा कंट्री जहां से आतंकी ही पैदा होते हैं, वो आतंकियों की फैक्ट्री है पाकिस्तान, उसको आप लोन दे में मदद कर है, आप भी पाप कर रहे हैं। और वो कल जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो आपको भी तंग करते रहता है। तो जानते हैं, मैंने कहा वो सही है। लादेन पकड़ा गया कहां से? पूरी दुनिया में खोज रहे हैं आपको, उसको पकड़ा जा रहा है पाकिस्तान में। भारत में हमला करने का पूरा जो लोग भी हैं कहां पकड़े जाते हैं? पाकिस्तान में, और कई देशों में इन लोगों ने किया है। तो भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि अब आप अगर सुधरेंगे नहीं तो हम हर तरीके से काम करेंगे, हर तरीके से है। अगर हमला करोगे तो उसका जवाब उसी रूप में मिलेगा जी। धमकी दोगे, एटॉमिक हथियार का धमकी दोगे, तो धमकी दोगे उसके पहले हम उसको भी नष्ट कर देंगे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जाकर पूरी बात को रखेंगे हैं, और आपको अलग थलग आप हैं पढ़ते जा रहे हैं। अभी सिर्फ 2-3 देशों ने उसका सपोर्ट किया है जी। तुर्की हुआ है, अजरबैजान हो गया है, और आप देखेंगे कि बहुत खुलकर चाइना भी इस बार नहीं आया है, क्योंकि अब आर्थिक पहलू बहुत बड़ा पहलू है, वो बहुत बड़ा पहलू है। अब इतना आसान काम नहीं है किसी को तय है। और आज भारत इतना सशक्त एक देश है, बहुत मजबूत देश है हर तरीके से, इसके हर चीज पर एक प्रभाव दिखता है ना। इसी कारण से है अब दुनिया भी भारत के बात को सुनती है, समझती है। अगर ये घटना, अगर भारत जो कार्रवाई किया है, ये घटना आज से 25-30 साल पहले होते तो शायद इतना समर्थन नहीं मिलता। भारत ने अपने आप को बहुत तैयार कर लिया है, बहुत स्ट्रांग है। इसलिए देखिएगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान रहेगा, लेकिन एक बिल्कुल मरा हुआ कंट्री जो इंटरनली अपना आपस में अभी जो चल रहा है, आप देख रहे हैं, आपस में ही उलझा हुआ रहेगा, बाहर निकल नहीं पाएगा। ये स्थिति पैदा हुई है जी जी। और अगला सवाल आपसे है डॉक्टर अपर्णा, कि ये जो भारत का प्रयास रहा, कूटनीतिक प्रयास रहा डेलीगेशन भेजने का, तो इससे सीमा पार आतंकवाद के खात्मे में ये कितना सहायक होगा? और इसके अलावा भी भारत को इस डेलीगेशन के भेजने से क्या क्या और फायदे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये पहला सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं है, ये फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल वॉरफेयर भी नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमने शुरू कर दी थी। इससे पहले भी 2 सर्जिकल स्ट्राइक हमारे गवर्नमेंट ने किया है पाकिस्तान में, और ये तीसरी बार था, तीसरे दफ़े था जो हमने पाकिस्तान को ये मैसेज देने का कोशिश करा कि अगर आप यहाँ नहीं रुके तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस डेलीगेशन के द्वारा या ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सरकार ने करने की कोशिश की है, वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को ये मैसेज क्लियर करने का कोशिश करा है कि अगर आतंकवादी घटनाएं दोहराती जाती रहीं तो ऑपरेशन सिंदूर का नेक्स्ट फेज चलता रहेगा। राइट, सो दिस, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ा मैसेज है जो हम कन्वे कर पाने में सक्षम रहे हैं। पाकिस्तान इस चीज़ को समझ पाने में सक्षम रहा है कि भारत अब चुप बैठने वाले राष्ट्रों में से नहीं है। अब हम टिट फॉर टैट की राजनीति अपनाते हैं। जैसा कि मैं फिर से एस जयशंकर को, जो कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ, और उनको एक रैशनल एकेडमिशियन के रूप में मैं अप्रिसिएट करती हूँ, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के रूप में अप्रिसिएट करती हूँ। तो ही सेड, उन्होंने एक फोरम पे एक्सेप्ट भी करा कि भारत अब कोई पुराना भारत नहीं है, भारत अब एक नया भारत है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था हम हैं। तो हम, और अब पाकिस्तान को दूसरी तरफ देखिए, जैसे आज सर कोट भी कर रहे थे कि एक बीमार राष्ट्र, एक फाइनेंशियली बैंकरप्ट राष्ट्र, एक पॉलिटिकली फ्रेजाइल राष्ट्र, विदेशों के फॉरेन एड के ऊपर डिपेंडेंट राष्ट्र, टेररिस्ट्स और मिलिट्री के बीच के अनफेयर नेक्सस का राष्ट्र। तो इस राष्ट्र के पास हमसे लड़ने के लिए अगर आप देखें तो बहुत कुछ नहीं है। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हम इस मैसेज को क्लियरली दे पाए हैं, क्लियरली हम कन्वे कर पाए हैं कि अगर फर्दर घटनाएं होती हैं तो हम चुन कर, बार बार इस चीज़ को आपकी विदेश मंत्री ने दोहराया है, बार बार इस चीज़ को डिफरेंट हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने दोहराया है, और पीएमओ ऑफिस से ये चीज़ आई है कि अगर आपने इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को जारी रखा तो आने वाले भविष्य में हम तय करेंगे कि जगह कहाँ वॉर करना है, हमें कहाँ स्ट्राइक करना है, किस जगह स्ट्राइक करना है, कितनी क्षमता के साथ स्ट्राइक करना है, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिसाइड करेगी। तो
ये बहुत बड़ी चीज है जो कि भारत ने इस डेलीगेशन के थ्रू और इस सर्जिकल स्ट्राइक के थ्रू इस मैसेज को कन्वे करने का कोशिश करा है। तो ये सफलता मानती हूँ मैं इस भारत इस सरकार की, अपनी सरकार की सफलता है जी। और अनुज जी, ये बताइए कि इस डेलीगेशन के जाने के बाद से हमारी स्थिति तो मजबूत हुई है, और जो विश्व का एक नजरिया है पाकिस्तान के प्रति वो क्या होगा? देखिए, अब इसमें एक चीज और जान लीजिए कि एक तरफ से भारत की जो टीम है 33 कंट्रीज में जा रही है 33 और बता रहे हैं कि हमने क्या किया और हमारा स्टैंड क्या रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी गए हैं, वो जा रहे हैं उस दो कंट्री में जो उनको सपोर्ट मिला था आपको थैंक्स देने के लिए। किस चीज का थैंक्स? कौन खड़ा है आपके साथ? कोई खड़ा नहीं है। सबसे पहले तो ये मानिए करके है कि भारत बहुत क्लियरली अपने स्टैंड को कायम है और ये मैसेज दिया। आपका सवाल था कि जो विश्व समुदाय का जो नजरिया है पाकिस्तान के प्रति वो क्या होगा? क्या होगा? कौन नहीं जानता है कैसा कंट्री है पाकिस्तान? कोई पहली बार तो हुआ नहीं है करके है। सारे लोग बस वो समझिए कि एक बार रिकॉल करेगा, ध्यान देगा और मजबूत होगा हमारा दावा, बस यही होगा है। आगे भी करता रहेगा, कुछ करेगा। इससे मतलब कहिए कि पाकिस्तान आज से नहीं, दुनिया देख रही है कि पूरी दुनिया में जो आतंकी घटनाएं घटती हैं और आतंकवाद के खिलाफ में दुनिया एकमत है। आपने देखा होगा कि जिस समय भारत पर जो पहलगाम में हमला हुआ उस समय दुनिया के हर देश ने उसकी निंदा की, उस हमले का। मतलब आप तो एकमत है और प्रस्ताव पारित हुआ है यूएन से कि अब पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है और उसका जन्मदाता कौन है? तो पाकिस्तान करके है। तो पाकिस्तान को अब किसी तरीके का इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिले, ये भारत का प्रयास रहेगा है। तो पूरी दुनिया का जो नजरिया है पाकिस्तान के प्रति जो धारणा बनी थी है कि ये एक आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला, पनाह देने वाला देश है, वो और मजबूत होगा। जाकर वो एविडेंस देते होंगे, ये देखिए ये एविडेंस देते हैं। और एविडेंस में क्या? एविडेंस का तो कोई बात और एविडेंस क्या चीज का है कि जो कि इस हमले में भारत ने जिस आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया और उसमें जो लोग मारे गए उसके अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के टॉप लोग, आर्मी के सीनियर लोग जा रहे हैं और वहां के टॉप पीएम की ओर से, फलने की ओर से फूलमाला चल रहा है। तो आपको सपोर्ट है, तो ये तो एविडेंस हुआ ना। तो भारत ने एविडेंस के जरिए इस बार पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता रहा है। इसलिए भारत का पक्ष और मजबूत होगा, भारत यह बताने में और ज्यादा सफल होगा कि जो हमला हुआ भारत पर पहलगाम में, जो भारत में अंदरूनी संकट पैदा करने का प्रयास कर रहा है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, आतंकियों को पनाह देने वाला देश है और इसकी और पुष्टि होगी। बिल्कुल जी। अगला सवाल आपसे अपर्णा जी कि क्या इस डेलीगेशन के बाद और भारत के रुख के बाद पाकिस्तान आतंकी कार्रवाई से बाज आएगा या फिर वो दोबारा करता है तो हमें और क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार सवाल है कि पाकिस्तान क्या बाज आएगा। जब हम कोई भी रास्ता इख्तियार करते हैं, कोई भी रास्ता अपनाते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं आपके पास। जैसे कोई व्यक्ति अगर चोरी करने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं। क्या वो भूखा था इसलिए चोरी किया? क्या उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे इसलिए उसने चोरी किया? क्या उसका बेटा बीमार था इसलिए उसने चोरी किया? चोरी की वजह क्या थी? तो हमें अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो स्थिति है उस स्थिति में क्या बदलाव आने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिक्स का जो नेक्सस है और टेररिज्म का जो अनहोली नेक्सस है, क्या उसमें किसी भी तरह का ब्रेकेज आता है? क्या उन्हें ये बात समझ में आती है, आनी चाहिए, आती है या नहीं, ये तो अब समय बताएगा कि हम दुनिया में अलग थलग पड़ रहे हैं, एक टेररिस्ट राष्ट्र के रूप में अलग हो रहे हैं। फिर से भारत की कोशिश है कि उसको जो ग्रे लिस्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उसके अंदर उसको डाला जाए। तो इन सारे दबावों के बीच पाकिस्तान में या तो बदलाव होगा, जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है मेरा, मैं बहुत ही आशावादी होकर के स्टेटमेंट दे रही हूँ जिसकी संभावना बहुत ही कम है। दूसरी बात ये रही कि बहुत सारे अपोजिशन लोगों से जो भारत सरकार के इस स्टैंड को क्रिटिसाइज करते हैं, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो हम क्रिटिसिज्म को ही वेलकम करते हैं। तो उनका कहना है और वो क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना, और ये सरकार बहुत ही ज़्यादा रेडिकल हो रही है पाकिस्तान के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वॉर विक्टिम्स हैं, ह्यूमन राइट के इशूज़ हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आप इस सरकार के स्टैंड को देखें तो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी साहब जब ओथ ले रहे थे, जब शपथ ग्रहण समारोह था उनका, तो उन्होंने भारत के सारे नेबरिंग स्टेट्स के हेड्स को अपने यहाँ निमंत्रण दिया था
इसका मैसेज क्या था, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर के वो आए, इसका मैसेज क्या था? इसका मैसेज सिंपल था कि हम अपने सारे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर, शांतिपूर्ण, व्यवस्थापूर्ण और सद्भावनापूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि अब हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के पास, ये हम देख पा रहे हैं, खासकर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो अब वो स्थिति दिख नहीं रही है। बार बार आतंकवादी घटनाएं, हजारों सीज फायर की घटनाएं, ये चीज दिखाती हैं कि वो स्टेबल ना तो खुद रहना चाहता है और ना हमें रहने देना चाहता है। इस तरह की घटनाएं, एक और चीज मैं जोर देकर यहाँ पे कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ाने वाली पहले नहीं थी जी। ये 1971 के बाद ये चीज़ ज़्यादा बढ़ी है, जब उसे एक्सेप्ट हुआ, रिगरसली एक्सेप्ट हुआ 1971 के डिफीट के बाद, जब बांग्लादेश बनाया हमने, कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम इंडिया के किसी भी तरीके से टक्कर नहीं दे सकते हैं, इंडिया को उसके पैरेलल नहीं हो सकते हैं। तो 71 के बाद से उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपने फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में इस्तेमाल किया, राइट। तो भारत बिल्कुल कोशिश में है कि इस टूल को माकूल जवाब दे, इसको सही तरीके से टैकल डाउन करे, कोशिश करे कि दुनिया में चारों तरफ से उसको प्रेशराइज किया जाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाए, मिलिट्री सैंक्शंस लगाए जाए। अब ये डिपेंड करेगा, पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा भारत के एक्शन के ऊपर, उसका रिएक्शन डिपेंड करेगा, और दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक्शन के ऊपर उसका रिएक्शन डिपेंड करेगा कि कैसे यूएसए उसको ट्रीट करता है, कैसे यूनाइटेड नेशंस में उसको कंडेम किया जाता है, कैसे रसा उसको कंडेम करता है, कैसे चाइना उसको कंडेम करता है। क्योंकि चाइना का भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स अगर देखें, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर, अफगानिस्तान में कॉरिडोर बनाने की कोशिश, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस रीजन में स्टेबिलिटी होगी तभी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, ये बिल्कुल क्लियर है, सभी को ये चीज पता है। तो हम जियो पॉलिटिक्स से अब जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, जहां प्रॉस्पेरिटी है उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो चाइना भी बहुत बड़ा फैक्टर है, एक साइलेंट फैक्टर है इस वॉर के बीच में, एकदम साइलेंट फैक्टर है, बट इट इज इनएविटेबली प्रेजेंट, एकदम अपरिहार्य रूप से यहाँ मौजूद है ये, तो हम इसको निगेट नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान कैसे बिहेव करेगा, कितना सुधरा हुआ बिहेव करेगा, ये डिपेंड करेगा भारत के एक्शन के ऊपर, ये डिपेंड करेगा यूएस के रिएक्शन के ऊपर, ये डिपेंड करेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिएक्शन के ऊपर, कि वो कैसे पाकिस्तान को प्रेशराइज करते हैं कि वो अपने यहाँ आतंकवाद को मिनिमाइज करे, आतंकवाद का जो अनहोली कनेक्शन है उसके गवर्नमेंट के साथ, उसको तोड़ा जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो साउथ एशियन रीजन जिसमें हम रहते हैं, ये पूरा का पूरा साउथ एशिया 47 ऑनवर्ड्स अनस्टेबल रहा है। तो 47 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के जन्म के साथ साथ ही इनस्टेबिलिटी शुरू हुई है, तो ये इनस्टेबिलिटी फर्दर मल्टीप्लाई ही होगी। तो बेहतर है हमारे लिए कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके पोजीशन समझे, उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, और भारत के साथ मिलकर के कूटनीतिक दबाव बनाया जाए कि पाकिस्तान अपने यहाँ डिप्लोमेटिकली, इंटरनली, डोमेस्टिकली कोशिश करे कि आतंकवाद को कर्टल किया जाए, आतंकवाद की घटनाओं को उसको फीडअप करने का, उसको पैम्पर करने का जो टूल है उसके फॉरेन पॉलिसी का, इसको सही तरीके से किया जाए जी। और जैसे अभी बात उठी जियो इकोनॉमी की, तो मैं आप दोनों से इसे पे आऊंगी। पहले आपसे सवाल करती हूँ अनुज जी कि ये जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बात है, और जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े ताकतवर देश हैं, वो ही सप्लाई करते हैं हथियार, उनको पैसे चाहिए, और जो लड़ने वाले देश हैं उनको हथियार चाहिए। तो ये कैसी इकोनॉमी है, इस पर मैं आपसे। ये तो मैडम, ये तो बहुत क्लियर है कि वार जल्दी को चाहता नहीं है, लेकिन एक क्लास ऐसा होता है जिसको अपना चीज बेचना है तो वो तो उपाय खोजता है। इस पूरे प्रकरण में अभी चर्चा हो रही थी, चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है जी। तो चाइना को भी समझना पड़ेगा, चाइना का भी लिमिटेशन है, वो भी बैलेंस करके चल रहा है। इसमें देखिएगा कि बहुत तीखा रिएक्शन चाइना का नहीं आया है, उसको पता है, चाइना को है कि अगर बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं प्रो पाकिस्तान, तो उसका जो बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास, वो जाता है किससे, बलूचिस्तान से होकर जाता है। और भारत अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करना शुरू कर दे तो उनका जो काम है वो पेंडिंग हो जाएगा। क्लियर यह है कि बड़े देशों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये समय आ गया है कि उन चीजों से हटकर वो जो सब लोग हथियार पर खर्च करते हैं उसको डेवलपमेंट पे खर्च करे, ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। तो आखिर में मैं बस आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो डेलीगेशन भेजने का था, इसका बहुत ही सकारात्मक असर रहेगा विश्व पटल पर भी। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज को श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा विश्व पटल पर।
तो अनुज जी और अपर्णा जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर अपर्णा, असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा। और इसके साथ ही मैं ये परिचर्चा समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। आप सबसे नमस्कार।